Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma. Today we are going to start with a very wonderful course on my YouTube channel, Arpita's Indian Economy Classes for UPSC CSE. ये जो क्लासेस हैं ये आपके इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 में जो सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का उन टॉपिक्स के लिए ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। Now this particular course is very important for your Indian economy syllabus for your prelims and GS paper 3. Basically what happens, you take offline coachings, online coachings, you pay for them, right? आप क्या करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग्स लेते हो, उनके लिए पे करते हो, राइट? उसके बाद आपको क्लास पीडीएफ्स मिलते हैं, उसके बाद जाकर आप क्लासेस में डाउट्स पूछते हो, थोड़े इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से लगती है। कभी कभी आप नहीं करते, नहीं लेते क्लासेस, नहीं इन्वेस्टमेंट करते क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, राइट? Sometimes you have to pay for them, pay for the online offline classes. You have to take certain investments, you have to put in certain monetary investments, right, in your classes. But here there is no need to invest in these classes because these courses will be free of cost, right? YouTube चैनल पर आपको ये कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं वैसे ही आपके मेरे YouTube चैनल पे आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस टाइम इन्वेस्ट करना है। ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट वन थिंग, दैट इज टाइम, राइट? नाउ दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर. Now in 15 classes I'm going to cover entire Indian economy plus the current affairs also. ओके, प्लस होमवर्क विल ऑल्सो बी गिवन, होमवर्क विल बी चेक्ड ऑल्सो, राइट? तो होमवर्क आपको दिया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिएगा, जो भी आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो चेक भी किए जाएंगे, राइट? प्लस आपको क्लास के पीडीएफ्स मिल जाया करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर. यू विल बी गेटिंग द क्लास पीडीएफ्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. द लिंक टू माई टेलीग्राम चैनल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो. You can click on the link, you can join the telegram channel and you can गेट द क्लास पीडीएफ्स. ओके, क्लास अपलोड होने के बाद ही क्लास पीडीएफ्स भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाया करेंगे. आप टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा नीचे, वीडियो के नीचे, तो आप वहां क्लिक करके क्लास की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो. देन the classes are going to start from today, that is 24th March, right? And they are going to end on 19th April. 19th अप्रैल को क्लासेस खत्म हो जाएंगी, 15 दिन की क्लासेस होंगी. 15 क्लासेस आर देयर इन दिस कोर्स. इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, हाउ टू कैलकुलेट देम, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नीति आयोग ऑल्सो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे. डोंट वरी, राइट? एवरीथिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम प्रीलिम एंड जीएस पेपर 3's perspective is going to be covered. Then classes will be uploaded sharp at 6 PM. तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 बजे तक क्लासेस अपलोड हो जाया करेंगी. तो एक स्टिपुलेटेड आप टाइम बना लीजिए, 20-25 मिनट्स क्लासेस विल बी देयर, राइट? 20-25 मिनट की क्लास होगी, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, राइट? मैक्सिमम 40 मिनट क्लास विल बी देयर. मैक्सिमम 40 मिनट में क्लासेस आपकी कवर हुआ करेंगी डेली. तो आप डेट्स देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर द डेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन विच डेट विच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल. 6 PM शार्प, वेट करने की जरूरत नहीं है. 6 PM आप स्लॉट, ये जो स्लॉट है आप क्लासेस के लिए रख सकते हो. देन ऑब्वियसली द क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट यूट्यूब पे आपकी रहती ही है क्लासेस. द क्लासेस विल स्टे ऑन यूट्यूब. whenever you have any doubt you can watch the class. If you have extra any doubt regarding the class then post it in the comment section, it will be solved by me within 30 minutes. अगर क्लास के बाद कोई और एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है, वैसे तो I'll make sure that no doubt is there is no doubt which is remaining after the class. But if there is any doubt even after the class, then you can ask me in the comment section, will be solved in 30 minutes. 30 minutes में आपके डाउट सॉल्व हो जाया करेंगे. Now the medium of communication will be, first I will explain in English, then I will translate it back in Hindi so that both the English medium and Hindi medium students are comfortable in one class, right? तो मीडियम क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगी क्लास की, नोट्स तो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, बट समझाने का तरीका ये रहेगा कि पहले मैं इंग्लिश में समझाऊंगी, उसी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी. तो इससे होगा क्या, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहेंगे क्लास में, राइट? सो यू हैव टू बेयर विद मी इन दैट केस. In both languages I am going to teach, in both languages I am going to explain. So let's begin with the class. If you still have any doubt you can ask me in the comment section. Now when we talk about economics, जब हम economics की बात करते हैं, as a discipline what is the definition of economics? अब economics की definition क्या है?
It is the study of how societies they use their scarce resource to produce valuable commodities and distribute them among different people. So when we talk about economics, जब हम economics की बात करते हैं, it is the study of how societies use their insufficient resources, less resources to produce much more valuable commodities, goods, services, and then after producing those services, they distribute them among different people. Right? So what is economics? It is a manner. It is a, you can write it down, manner, or it is a system how people are using resources which are less in quantity, inefficient resources, and producing certain valuable goods and commodities out of them and then distributing them among other people. That is इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है. किस चीज की स्टडी? कि कैसे सोसाइटीज दुर्लभ रिसोर्सेस को, जो कि कम है, जो डिमांड्स है उनको सफाइस नहीं कर सकती, पूरी नहीं कर सकती, कैसे कम थोड़े रिसोर्सेस में लोग ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटीज, गुड्स तैयार कर पाते हैं और फिर अलग अलग लोगों के बीच में उसे बांट पाते हैं. दैट इज इकोनॉमिक्स. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ बेसिकली आफ्टर गोइंग थ्रू दिस डेफिनेशन देयर आर टू की आइडियाज इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में से हमें इस डेफिनेशन में से दो आइडियाज मिल जाते हैं. फर्स्ट आइडिया विच वी गॉट फ्रॉम दिस डेफिनेशन इज गुड्स आर स्कार्स. पहला आइडिया हमें ये मिल गया कि गुड्स जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो दुर्लभ हैं, कम है. And second idea we got that society must use its resources efficiently in order to satisfy more and more demands. Okay? तो दूसरा आइडिया हमें क्या मिल गया कि गुड्स, पहला तो गुड्स दुर्लभ हैं, प्लस सोसाइटी को अपने रिसोर्सेस, क्योंकि गुड्स दुर्लभ हैं तो सोसाइटी को अपने रिसोर्सेस उसी तरीके से यूज करने चाहिए, कुशल तरीके से यूज करने चाहिए ताकि वो ज्यादा टाइम तक टिक सकें. Okay, so economics, what is it? It is a discipline which studies how individual, society and government make their prioritized choices in the process of using scarce resources to fulfill the needs and wants of life. तो economics क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है, ऐसा सिस्टम है जहां एक इंडिविजुअल, जहां पूरी कलेक्टिव सोसाइटी, जहां गवर्नमेंट अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करती हैं, यानी कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऊपर की लिस्ट में रखा जाएगा. राइट? और फिर उन दुर्लभ रिसोर्सेस को यूज किया जाएगा अपनी उन नीड्स को पूरा करने के लिए. ओके, सो दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी. इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इकोनॉमी को आप 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हो. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया एक एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का. राइट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, capitalism is an economic system in which capital goods are owned by private individuals or businesses. अब capitalism का मतलब क्या होता है? Now what is capitalism? Capitalism is a type of economic system wherein the capital goods which are used in business, industries, production, manufacturing, those are owned and managed by private individuals. Then any profit which they are earning from the business, it is not distributed among the society, but it is invested back in the business. That is capitalism. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर जितने भी गुड्स, रिसोर्सेज हैं, जितने भी गुड्स हैं, वो सब कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट ओनर जो होते हैं उनके कब्जे में होते हैं. कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया जाता है अगर बिजनेस से, तो वो सोसाइटी में नहीं इन्वेस्ट करते, अपना आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट आगे कमाने के लिए. सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था. नाउ सोशलिस्ट, इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी it is exactly opposite of capitalist economy. In capitalist economy, the profit which is earned, it is invested back in the business, but in socialist economy, it is distributed for the welfare of the society. Okay? Now the goods are, the capital goods are not owned by private individuals here, they are owned by society. राइट? तो होता क्या है, स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, जैसे मशीन, प्लांट, कैपिटल, फैक्ट्रीज, ये सब किसके कंट्रोल में होते हैं? सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल. कैपिटलिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन आवर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट मोस्ट means of production
एंड प्रॉपर्टी आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज। इसका सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या है इस इकोनॉमी का, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को कौन ओन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज। गवर्नमेंट का कंट्रोल लिमिटेड होता है, हियर गवर्नमेंट कंट्रोल इज वेरी लिमिटेड। सोशलिस्ट इकोनॉमी, द कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय स्टेट कम्युनिटी। ओके, नाउ कम्स द मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी। मतलब इसके ये क्या होता है, मिला जुला एक ग्रुप इकोनॉमिक सिस्टम है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स मिक्स कर दिए गए हैं, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। The main features of this type of economy include coexistence of public and private sectors, private companies और community, state, government दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर कैपिटल गुड्स को कंट्रोल करती हैं। तो ये इंडिया इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हो गया, राइट। सो दिस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, it is a liberal economy which means only free market will determine supply demand prices of products। ये एक लिबरल इकोनॉमी है, यानी कि मार्केट जो है, मार्केट में कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसमैन है, वो लोग सप्लाई डिमांड और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को तय करेंगे। देयर इज नो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हियर, राइट। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, जर्मनी, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। सिंगापुर, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Then comes socialist economy. The word socialism has been defined as such type of socialist economy under which economic system is not only regulated by government to ensure welfare, equity of opportunity and social justice to the people. Now here सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ इकोनॉमी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, बट गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि सोसाइटी का भला हो रहा है इस तरीके की इकोनॉमी में, राइट। Mixed economy, Indian economy is considered as mixed economy. Okay, even countries like US, UK also, which are known as capitalistic economies, they are also known as mixed economies, right? Now comes types of economics on the basis of level of development. अब देखिए, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमी का टाइप हो गया। बट आज के जमाने में डेवलपमेंट के बेसिस पे किस तरीके की इकोनॉमी है, इन टुडेज टाइम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर प्रेजेंट, दे आर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, चाइनाज इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट। यूके's इकोनॉमी इज डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इंडिया चाइना की इकोनॉमी अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडोनेशिया, ब्राजील, बट डेवलप्ड इकोनॉमी के एग्जांपल्स हो जाएंगे यूएस, यूके, जापान। तो डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अंडरलाइन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर दी फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये फीचर्स हो गए, हायर नेशनल पर कैपिटा इनकम, हाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, बेटर सिविक फैसिलिटीज, right? These are characteristics of developed economy. Now comes developing economy, low national and per capita income, low saving, low investment, poor health and sanitation, right? Poor infrastructure. Overall people in these economies have low standard of living, right? तो ये हो गए फीचर्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट या स्टेट का क्या रोल होता है। फर्स्ट रोल इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। ये मेक श्योर करना कि अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो कर रही है, एफिशिएंट है, रिसोर्सेज कम नहीं है, इतने हैं कि सबके नीड्स पूरे हो पाए। फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन, वट एवर द इकोनॉमी इज अर्निंग थ्रू बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, द इनकम, द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड टैक्सेस आर टेकन फेयरली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अर्न कर रहे हो, टैक्सेस नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि उस इनकम पर टैक्स भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जमा होता रहे। To provide a generous social security system, government never only focuses on industries, factories, income, revenue. It also focuses on the security of the society and to strengthen the institution. जितने भी institutions हैं, banks हैं, RBI है, नीति आयोग है, इन सभी government institutions की sanctity बरकरार रखी जाए, right? इनको मजबूत रखा जाए, एक ये रोल होता है government का। This is very important for your GS paper 3. The role of government in economy can be asked. ये गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, ये पूछा जा सकता है,
right? Then comes the different other roles of the government in a country. टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब एक और रोल है अर्थव्यवस्था को ग्रो कराने का, बढ़ाने का. गवर्नमेंट का एक और रोल होता है और वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन को एक तरीके से मात देने के लिए और कंट्रीज को मात देने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी जरूरी है. तो गवर्नमेंट का रोल है कि टेक्नोलॉजिकली अपनी कंट्री को एडवांस करे, R&D करते रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे. स्टेट सपोर्टिंग द सोशल सेक्टर, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन. द स्टेट्स शुड आल्सो सपोर्ट देयर सोशल सेक्टर्स. स्पेशल फोकस शुड बी ऑन सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, एजुकेशन. Embracing globalization, that is accepting competition, accepting globalization, free market along with strong domestic institution to protect the interest of domestic citizens, right? Now what are the functions of government? अब government के different functions होते हैं. क्या क्या functions हैं? First is the allocation function. Now let us understand what is the allocation function. The government provides certain public goods and services which the private sector fails to provide. For example, public parks, national highways. प्राइवेट सेक्टर तो ये नहीं देता, गवर्नमेंट देती है. तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो मार्केट फॉर देम. दिस इज द ड्यूटी which the government has taken since very long. The reason of government providing these goods is the nature of public goods. Public goods क्या होते हैं? उनका नेचर कैसा होता है? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल. यानी कि नॉन राइवलरी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान इन गुड्स को ग्रहण कर रहा है, इनकी फीचर्स को यूज कर रहा है तो दूसरा इंसान नहीं कर सकता. राइवलरी नहीं होती, सबका हक है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन गुड्स को प्रोवाइड नहीं करता. सो व्हाई दीज गुड्स आर नॉन राइवल इन नेचर? बिकॉज इफ वन इंडिविजुअल इज यूजिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज, इट डज नॉट मीन दैट द अदर कैन नॉट, राइट? सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नो राइवलरी व्हेन these goods, these services are given, provided. So that is why private sector sees no profit in these types of goods and service. That is why government provides these public goods to the people. Okay, इतना समझ आ गया सबको? Now second function of government is stabilization function. Second function is stabilization function. Now what is stabilization function? When we talk about the stabilization function, the economy tends to undergo periods of instability. ऐसा तो है नहीं कोई भी इकोनॉमी स्टेबल रहे थ्रू आउट. अनस्टेबिलिटी का पीरियड रहता ही है, फ्लक्चुएशंस रहते हैं. द पीरियड ऑफ दीज अनस्टेबिलिटीज, फ्लक्चुएशंस रिक्वायर गवर्नमेंट to play an active role in removing it, and the government is responsible for removing these instabilities. अब अगर अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच होती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको सही करे, फिक्स करे, right? So that is the stabilization function. And the last function is over here distribution function. Last function हो जाएगा आपका distribution function. Okay, now what is distribution function? Let us understand कि distribution function अब क्या है. The government through its tax and expenditure policies tries to bring out income distribution in the society that is fair to all. जितना भी profit government country में earn होता है, right? Whatever profit in a country is earned, government makes sure that is distributed equally amongst the people in the country. So government transfer payments from one citizen to another through taxation policy. अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों का भला किया जाता है, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रांसफर पेमेंट करती है एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन तक. किस पॉलिसी के थ्रू? टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड एज पेंशन. बट द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट टू रॉब द रिच. ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन का आइडिया या डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया ये है कि आप अमीरों को लूटो, नहीं, और फोर्स देम टू पे हाई टैक्सेस. नो, whatever income you are earning, pay equitable amount of tax on it. पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन इट. तो एक आपको पता है टैक्स का एक स्लैब निर्धारित किया हुआ है गवर्नमेंट ने, राइट? इतने से इतनी इनकम में इतना % टैक्स देना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है अमीरों से लूटा जाएगा टैक्स और गरीबों को सारा पैसा दिया जाएगा. एक टैक्स लिस्ट है, एक स्लैब है टैक्स का, जिसके हिसाब से पर्टिकुलर इनकम पे पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा, जिसको फिर यूज किया जाता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए. ओके, सो देयर इज अ टैक्स स्लैब विच हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिस टैक्स स्लैब के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट इज पेइंग, इज कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू दिस पीपल, टू द अदर पीपल in the terms of welfare schemes and plans. Okay,
Now there are different sectors in the economy, in the society. There are different sectors of economy. Write it down. Sectors of economy. अर्थव्यवस्था के भी अलग अलग sectors हैं, branches हैं. First is the primary sector, then secondary sector, tertiary sector. These three sectors you have studied in the NCERTs also. आपने school time में ये तीन sectors तो जरूर पढ़े होंगे. But two other sectors are also important for prelims: quinary sector and quaternary sector. Right? So let us understand what are these sectors. Now comes the primary sector. अब बात आती है आपके primary sector की. Now, what are primary sectors? Primary activities are, included in the primary sector. They are directly dependent on environment. For example, agriculture, mining, quarrying, right? ये सारी activities environment पे dependent है, तो इसलिए ये primary sector में आएंगी. Now, the people who are working in the primary sector are known as red collar workers. This is very important for your prelims. वो लोग जो primary sector में involved होते हैं ना, काम करते हैं, farmers, hunters, gatherers, तो वो कौन होते हैं? Mining में जो काम करते हैं वो red collar workers कहलाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऑफ वर्क आउटडोर नेचर होता है, ठीक है, बाहर काम करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग. आपकी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है वो मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न्ड है. सो द पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स. ओके, नाउ कम्स टर्शियरी एक्टिविटीज. Tertiary activities include both production and exchange. For example, tertiary jobs के example क्या हो जाएंगे? Communication facilities, transport, trade, etc. So people working in this sector are known as white collar jobs. They are basically, this is the service sector. They are providing you different services, right? Call centers, BPOs जो होते हैं आपके, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो white collar jobs कहलाई जाती है उनकी jobs. Then comes quaternary activities. Now, quaternary activities, what are these? Quaternary activities are specialized tertiary activities. Now, जैसे कि आप देखेंगे, लोग जो कि एलिमेंट्री स्कूल्स में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, डॉक्टर के ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टाफ्स, राइट, अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहे हैं, वो लोग किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? क्वाटरनरी एक्टिविटीज में. सो क्वाटरनरी एक्टिविटी और सेक्टर इज नोन एज नॉलेज सेक्टर. इसको नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, राइट? पीपल हु आर वर्किंग इन एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ऑफिसेस, थिएटर्स, अकाउंटिंग फर्म्स, दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ओके, क्लियर? नाउ कम्स क्विनरी एक्टिविटीज. अब बात आती है क्विनरी एक्टिविटीज की. Now, quinary activities are services that focus on the creation, rearrangement, interpretation of new and existing ideas, right? So, people who are working as in the legal firms, legal consultants जो होते हैं, वो आपके क्विनरी एक्टिविटीज में आएंगे. And people who are working in quinary sector, they are known as gold collar professions, CAs, right? Advocates, हाई प्रोफेशनल्स, राइट, हाईली पेड स्किल्स जो होती हैं, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, IAS, IRS, दीज आर पीपल वर्किंग इन दी क्विनरी सेक्टर्स. ये वो लोग हैं जो क्विनरी सेक्टर में काम करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट रैप अप द क्लास. अब क्लास को रैप अप करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से. These are the important terms which were asked in prelims. तो हम रोज न्यू important terms पढ़ा करेंगे. We are going to study new important terms daily, right? First important term is what is fiscal stimulus and its effects. Stimulus, what is stimulus? Attempt by policymakers to kickstart a sluggish economy, a very low-lying economy, unstable economy through different measures, different schemes. Stimulus मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बहुत ही धीमी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो कुछ ऐसे प्लान्स, स्कीम्स, मेजर्स लगाना ताकि वो इकोनॉमी फटाफट से बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे. And what is fiscal stimulus? It entails government spending more from its own coffers or slashing tax rates to put more money in the hands of consumers. वही, अब देखिए, मनी जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कम है, कम कह सकते हैं आप कि डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खुद के ट्रेजर से, अपने फंड से ज्यादा पैसे निकालती है, यूज करती है, ज्यादा खर्चा करती है इकोनॉमी में, ताकि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आ सके. सो बेसिकली इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन दी मार्केट. एंड लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन भी
हो सकता है आने वाले स्टेजेस में। What is fiscal consolidation? It's a process where government's fiscal health is getting improved and is indicated by reduced fiscal deficit. Fiscal consolidation का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू गवर्नमेंट की जो फिजिकल हेल्थ है, मॉनेटरी हेल्थ है, वो इंप्रूव होती है। वो कैसे देखा जा सकता है, कैसे जाना जाएगा कि गवर्नमेंट की मॉनेटरी हेल्थ जो है, अर्थव्यवस्था इंप्रूव हो रही है, जब फिजिकल डेफिसिट कम होगा इकोनॉमी में। Improved tax revenue realization and better aligned expenditure, these are the components of fiscal consolidation. Now let us have a look at today's homework. Question number 1, consider the following action which the government can take. First, devaluing the domestic currency, reduction in the export subsidy, adopting suitable policies which attract greater foreign direct investment and more funds from FIIs. Which of the above action or actions can help in reducing current account deficit? करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में कौन सी एक्टिविटीज इनमें से हेल्प कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट. इट इज अ मेजरमेंट of a country's trade where value of goods and service it imports exceeds the value of product it exports. यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक नेगेटिव कंडीशन है जिसमें हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, हम बाहर से ज्यादा मंगा रहे हैं बट एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, राइट. हमारे पास जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन करेंसी है, वो कम आ रही है. तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट. Question number 1 for mains, nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. आज के समय में एक हमारी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हो रही है उसको जॉबलेस ग्रोथ कह रहे हैं. ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब्स नहीं बन रही. There is growth but there are no jobs. Do you agree with this view? Give arguments in favor of your answer. अगर आप agree करते हो तो अपने arguments दो, नहीं भी agree करते तब भी आपको अपने arguments देने पड़ेंगे. Now next question is, why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? Commercial banks teaser loans दे रही हैं तो ये economic concern का कारण क्यों है? मतलब ये कह सकते हैं आप इकोनॉमिक आप डेटेरियोरेशन का कारण क्यों है, इकोनॉमी में इससे खलबली क्यों मच सकती है, राइट. नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकता है. Now, first, teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed to the risk of defaulters in future. In India, teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units. तो आपको बताना है, you have to tell me which one is correct. Let us understand what is teaser loan. It is nothing but a special loan that is offered for fixed duration and could then be withdrawn. कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए ये टीजर लोन दिया जाता है और फिर वापस ले लिया जाता है. इट ऑफर्स अ लो इंटरेस्ट रेट इन द इनिशियल ईयर. शुरुआती समय में तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, राइट, एंड देन इट गेट्स बैक टू द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट. बाद में इसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा जो नॉर्मल मार्केट रेट चल रहा है, राइट. सो आई हैव गिवन यू द हिंट आल्सो इन बोथ द क्वेश्चंस. यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. This was all for today. I hope you enjoyed the class. If you enjoyed the class, do subscribe to my channel, and secondly, do like the video and give your opinion regarding the course, any improvement which you want in the comment section. Okay? Thank you and have a wonderful day ahead. Next class will be on 26th March 2019.